गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गला ठीक है विशाल, पहले से तो बहुत बेहतर है, पहले के मुकाबले तो बहुत बढ़िया। 100% तो ठीक नहीं हुआ है, पहले से अब सुधार है। आपकी प्रैक्टिस बैच बहुत अच्छी है, थैंक यू जी। हमारा बैच पढ़ाकर सर का गला सही हो गया। हाँ बिल्कुल, आपके ही कर कमलों का उसी से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। चलिए। जो बच्चे ने पिछली क्लास नहीं लगाई थी, ये जो ऊपर लिंक है भाई, इसी में सब कुछ है। जो प्लस वाले बच्चे हैं, आपको प्रोफाइल पर जाते हो, वहां से बैच चलते नहीं है, क्लिक करते हो, एनरोलमेंट मांगता है, वो जो चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं। प्लस वाले जितने बच्चे हैं आपके सारे बैचेस के इस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, आपको प्लस बैचेस लिंक नाम से फाइल दिखेगी। जो 1699 वाला जिन्होंने कोर्स लिया है, आपके बैचेस के लिंक की फाइल मिल जाएगी आपको। ऐसे ही डाउट सीरीज वाले जो लिंक है, जिसमें केडी कैंपस वाली और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स वाली किताब के डाउट्स हैं, डाउट सीरीज, ठीक है, उनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको। ऐसी जो मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं आपको पीडीएफ दूंगा हर एक चैप्टर की, वो भी आपको इसी में मिल जाएगी। फोल्डर बना हुआ अंदर एक, उसमें वो पीडीएफ डली हुई है। ठीक, ऐसे जैसे एक वर्ब की फॉर्म की पीडीएफ बोला था ना मैंने आपको कि वर्ब की फॉर्म की पीडीएफ दूंगा, वो भी उसी में डली हुई है। तो कहने का मतलब ये एक लिंक आपके लिए बस अब बिल्कुल वन स्पॉट सॉल्यूशन कर दिया है, वन स्टॉप सॉल्यूशन हर चीज के लिए। ठीक। जिनके पास 1699 वाला सब्सक्रिप्शन है, उनके रिकॉर्डेड बैचेस 20 मार्च तक जिन्होंने एडमिशन लिया था, उन बच्चों के ऐड हो गए हैं। इससे आगे वालों के भी जल्दी ही हो जाएंगे। जिस दिन एडमिशन लेते हैं उसके 15 दिन के अंदर अंदर हो जाएंगे। 15 दिन लास्ट है, वैसे कोशिश मेरी 10 दिन मैक्स में हो जाएंगे, ऐसी है। प्लस क्लास वालों को अब लिंक के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रोफाइल पे जाते हो, लिंक चलता नहीं, उसके लिए बस ये लिंक पे क्लिक कर लो जो ऊपर पिन है, बात खत्म। जो सबसे मेन बात है वो ये है कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच को लगाओ। अगर आपको वाकई में बैच करना और ऐसा करना कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग ना लेनी पड़े, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच में आइए, वरना यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, प्योर टाइम वेस्ट है फिर ये। चलिए जी। पिछली नाउन की एक्स्ट्रा क्लास में अपन ने नाउन चैप्टर चालू कर लिया था, आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाउन चैप्टर के नोट्स जो है, मैंने आपको बोला था अलग बना लेना, पेज वो बाद में वहां लगा देना। आसान चैप्टर है बिल्कुल, कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, बोरिंग है थोड़ा। पिछली क्लास में हमने देखे थे कुछ ऐसे नाउन जिनको सिंगुलर की तरह से ट्रीट किया जाता है ना, वैसे असली रीजन क्या था कि वो अनकाउंटेबल थे। फिर कुछ ऐसे नाउन देखे थे जो सारे के सारे प्लूरल होते हैं, है ना। सॉरी, पहले ऐसे नाउन देखे जो दिखने प्लूरल लेकिन होते सिंगुलर है, वो मैथमेटिक्स वाले, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, वो वाले। आज अपन कुछ ऐसे नाउन देख रहे हैं जो दिखने में तो लगेंगे सिंगुलर, लेकिन होंगे प्लूरल। सिंगुलर क्यों लगेंगे दिखने में? क्योंकि इनके लास्ट में एस नहीं आ रहा, है ना। जनरली तो हम ये देखते हैं बॉय बॉयज, चेयर चेयर से, टेबल टेबल्स, इनके लास्ट में एस नहीं आ रहा तो बच्चों को लगता है सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है भाई। कैटल, मवेशी, एक गाय के लिए, एक भैंस के लिए तो कैटल नहीं लगाओगे, फिर तो काओ, बफेलो, शीप ऐसे नहीं कह दोगे, है ना। बेसिकली ये कैटल वर्ड आप काफी सारे होंगे तब लिखोगे। हाँ, कैटल वहां पे घास वास चल रही है, तो गाय भैंस भेड़ बकरियों के लिए कैटल वर्ड का यूज होता है। वर्मिन छोटे छोटे कीट पतंगे टाइप के होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस को प्लूरल माना जाता है, पुलिस इज कमिंग नहीं, पुलिस आर कमिंग। पुलिस हैज क्रैक्ड द केस नहीं, पुलिस हैव क्रैक्ड द केस। अगर एक पुलिस वाले की बात करें तो पुलिस मैन लिख लिया करो। जेंट्री मतलब उस इलाके में जैसे लोग रहते हैं, अक्सर पॉजिटिव में यूज करते हैं, यहाँ की जेंट्री अच्छी है। प्रेजेंट्री मजदूर किसान। चाइल्ड का प्लूरल ही तो चिल्ड्रन होता है, कई लोग चिल्ड्रंस लिख देते हैं गलती से। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, और कितना प्लूरल करेंगे बताओ। पर्सन का प्लूरल पीपल होता है, पीपल में एस मत लगाओ। पीपल में एस तब लगता है जब किसी पर्टिकुलर टाइप के लोगों की बात करनी, जैसे अफ्रीकन पीपल्स, पूरी वो अफ्रीकन जनजाति की बात करनी हो ना, तब अफ्रीकन पीपल्स लगा सकते हैं, वरना जनरली आपको 99% आपको पीपल्स कहीं लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं। पोल्ट्री, मुर्गे मुर्गियां, ये सब कैवलरी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे, तो कुछ सैनिक तो ऐसे पैदल वो तलवार वगैरह लेके लड़ते थे,
कुछ जो थे वो सैनिक वो घोड़े पे लड़ते थे, तो जो घोड़े पे लड़ते हैं वो कैवलरी कहलाते हैं, जो पैदल लड़ते हैं वो इन्फेंट्री कहलाते हैं। क्लर्जी वो आपको पता ही है, चर्च में पादरी वादरी लोगों को बोलते हैं। फोक, फोक को देख लो, फोक का थोड़ा सिस्टम अलग सा है। अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश की बात करूं, फोक का मतलब यहाँ पे फोक वो लोकगीत वाला नहीं है ये। एक तो फोक एडजेक्टिव होता है, फोक सॉन्ग, फोक डांस, वो नहीं है। फोक नाउन की बात कर रहा हूं मैं। फिल्मों में आपने सुना होगा, ऐसे रूम में बंदा एंटर होता है और बोलता है हे फॉक्स व्हाट्सअप, और भाइयों क्या हालचाल। पीपल जैसा, फ्रेंड जैसा वो मतलब होता है इसका, हे फॉक्स व्हाट्सअप, क्या हालचाल। तो अमेरिकन इंग्लिश की बात करूं तो फॉक का फॉक्स हो सकता है। अगर अमेरिकन इंग्लिश की बात करूं तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करूं तो इसका सिंगुलर प्लूरल सेम ही है। एक आदमी बैठा हो तो हे फॉक, दो बैठे हो तो हे फॉक, 10 बैठे हो तो भी हे फॉक। ब्रिटिश इंग्लिश में फॉक ही सिंगुलर है, फॉक ही प्लूरल है। कुछ आ रही है बात समझ में? चलो करके दिखाओ जरा इन सेंटेंसेस को। आज मुझे लगता है बच्चे कम आए हैं, संडे को मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं कल बहुत बता के तो गया था, वैसे एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है आपकी। टेंशन ना लो, ऐसा नहीं है कि सर कभी छुट्टी दे दिया करो, हमेशा सारा दिन क्लास ही चलती रहती है। थर्सडे को छुट्टी रहेगी, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, थर्सडे को इस बार कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी, थर्सडे को छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू सौरभ भाई। इसको करिए ट्राई, फिर मैं कराता हूँ, एक ट्राई आप करिए। हाँ भाई, कर लिया सबने? वर्मिन ने इस साल की कम से कम 10% जो प्रोडक्शन है वो खराब कर दी। वर्मिन दिखने में सिंगुलर लगेगा, लेकिन होगा प्लूरल, तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी, है वो आएगा। हालांकि ये एक रेप्यूटेड कॉलोनी है, हालांकि ये एक रेप्यूटेड कॉलोनी है, लेकिन जेंट्री नहीं रहती यहाँ। हालांकि रेप्यूटेड कॉलोनी है, लेकिन कोई अच्छे लोग नहीं रहते यहाँ पे। तो यहाँ पे जेंट्री अपने आप में प्लूरल है। जेंट्री इसमें लिख लो, जेंट्री लिखो। ये जो कैटल है ये मिस्टर यादव की है, जो कि वेल नोन पर्सन है हमारे गांव के। तो यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। पुलिस रिस्पॉन्सिबल है पीस को मेंटेन करने के लिए, पुलिस आर होगा। बोलो जी, क्लियर हुआ? तो हमने हमने ऐसे नाउन देख लिए जो सिंगुलर की तरह से ट्रीट किए जाते हैं, फिर ऐसे नाउन देखे जो प्लूरल की तरह से ट्रीट किए जाते हैं, ऐसे नाउन देखे जो दिखने में तो लगेंगे प्लूरल लेकिन निकलेंगे सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स वाले। आज ऐसे नाउन देखे जो दिखने में तो लगेंगे सिंगुलर लेकिन निकलेंगे प्लूरल। अब ऐसे नाउन्स का नंबर है जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। जैसे वर्ड है डियर, शीप, फिश। मान लो एक भेड़ जो है भाग रही है, तो मैंने सेंटेंस लिखा अ शीप इज रनिंग। एक भेड़ भाग रही है। अब मुझे मान लो कहना है 5 भेड़ें भाग रही हैं, मुझे कहना है 5 भेड़ें भाग रही हैं, तो मैं कहूंगा 5 शीप आर रनिंग। इसमें इज लगा, वर्ब प्लूरल लग सकती है, 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग लिख सकते हो, उसके साथ मैनी लिख सकते हो, दीज दोज लिख सकते हो। बस शीप का शीप ही रहेगा, शीप्स नहीं लगेगा। इसमें ऐसा नहीं लगेगा बस।
बाकी सारे काम होंगे जो प्लूरल के साथ होते हैं। एक भेड़ भाग रही है, मैं सिंगुलर वर्ब यूज करी, 5 भेड़ भाग रही है, प्लूरल वर्ब यूज करी। अब ऐसा क्यों होता है, देखो वो तो अंग्रेज जाने, मेरे पास कोई इस बात का जवाब है नहीं, मूर्खों ने ऐसा क्यों कर रखा है, पता नहीं ऐसा इनको क्या मजा आया इसके अंदर कि ये 3 चीजों के साथ इन्होंने ऐसा करा है। ठीक है। नहीं है वो नहीं भाई, वर्ब चैप्टर के अभी आर नहीं लगाने, वर्ब चैप्टर के बाद अभी मॉडल और होगा तब लगाने। ये तो बीच में संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाई है ना मैंने। ठीक है। ये तो वो जो मेरी छुट्टियां हुई थी ना 1 से 10 तारीख तक, उसकी भरपाई है ये। टेंशन मत लीजिए, आपको ऐसा नहीं है कि हर सर आप तो कोई वीकेंड दोगे नहीं, कभी छुट्टी नहीं दोगे। या तो मैं आपकी थर्सडे की छुट्टी कर दूंगा, थर्सडे और सैटरडे का तो छुट्टी होती है ना, थर्सडे और संडे। या फिर मैं थर्सडे को भी क्लास लेके, बल्कि सोच रहा हूँ अगर कुछ और प्लान हुआ ना तो 3 दिन की लगातार छुट्टी दे दूंगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। थर्सडे को क्लास लगा के फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी दे दूंगा। मेरे को भी लगातार क्लास लेते बहुत दिन हो गए, मैं भी चाह रहा हूँ कि कोई जिंदगी में कभी ब्रेक आए। अगला जो आएगा ना, थर्सडे को क्लास लेके फ्राइडे सैटरडे संडे लगातार 3 दिन का ऑफ कर दूंगा। चलो आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, प्योर याद करने की बात है कि ये नाउन ऐसे हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल सेम है। आप एक काम करो, पहले मेरे कहने से जल्दी से एयरक्राफ्ट टाइप करो, डिक्शनरी में एयरक्राफ्ट टाइप करो, ऊपर आपको लिखा मिलेगा प्लूरल एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट। देखो एक बार चेक करो। मिला, ऊपर लिखा होगा प्लूरल एयरक्राफ्ट। तो भाई अब इसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं है, इनका भी क्या कारण है, जबरदस्ती के लॉजिक आप यूट्यूब वगैरह पे और इन पे 50 जगह मिल जाएंगे आपको। ये डियर शीप फिश ना उस टाइम पे खाने के लिए यूज करते थे, मेनली इन्हीं जानवरों को खाया जाता था, इसलिए फूड आइटम मानने लग गए थे, इसलिए इनका प्लूरल नहीं करते। तो भाई फिर प्लूरल नहीं करते तो फिर प्लूरल वर्ब कैसे लगा लेते हो, है ना। तो ये जबरदस्ती की बात है, देखो जिसके लॉजिक होंगे मैं अपने आप ही दे दूंगा। नाउन चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया बच्चे, सारा याद करने से जैसा ही है, फिर भी इसको जितना इंटरेस्टिंग में बना सकता था कोशिश करिए मैंने। ठीक। चलो। तो एक हिरण हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, एक भेड़ हो 10 हो 50 हो, डियर ही रहेगा, शीप ही रहेगा, फिश ही रहेगा। हाँ लेकिन एक बात है फिश में, कि अगर संख्या की बात करनी है, फिश के अगर नंबर की बात करनी है, फिश के अगर नंबर की बात करनी है, तो सिंगुलर भी फिश है और प्लूरल भी फिश है। सिंगुलर प्लूरल दोनों फिश ही है अगर आप नंबर की बात करोगे, ठीक है, संख्या की बात करोगे। एक मछली है 1 फिश, 50 मछलियां 50 फिश। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके टाइप की, तो फिश सिंगुलर हो जाएगा, फिशेज प्लूरल हो जाएगा, तब फिशेज हो सकता है। टाइप का मतलब, मान लो आप मछली खरीदने गए, सामने वाले ने आपको 5 प्रकार की मछलियां दिखाई। ही शोड अस ही शोड अस 5 टाइप्स ऑफ फिशेस। उसने हमें 5 प्रकार की मछलियां दिखाई। इस तालाब में 8 तरह की मछलियां हैं, तब फिशेज हो सकता है, वरना नहीं। स्पीसीज होता है किसी चीज की प्रजाति, वर्ड स्पीसीज ही रहेगा। एक नई प्रजाति पाई गई है, 5 नई प्रजातियां पाई गई हैं, अ न्यू स्पीसीज, 5 न्यू स्पीसीज, स्पीसीज ही रहेगा। जैसे रीजनिंग वाले सर आपको सीरीज सॉल्व करने के लिए देते होंगे ना, नंबर सीरीज के सवाल नहीं आते, 4 अक्षर दिए होते हैं, 5वां बताना होता है। एक क्वेश्चन दे दें, सीरीज सॉल्व करो भाई, ये वाली सीरीज सॉल्व करो। 5 दे दें, ये सीरीज सॉल्व करके दिखाओ भाई, वर्ड सीरीज ही रहेगा, सीरी नहीं होगा। सेम एयरक्राफ्ट की बात है, वेकेशन छुट्टियां, समर वेकेशन विंटर वेकेशन, वेकेशन ही रहेगा वर्ड। ऑफ स्प्रिंग बच्चे, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा। इशू के मतलब, एक तो मतलब होता है मुद्दा, तब हो सकता है इशू का इशूज, एक इशू का मतलब बच्चा भी होता है। अगर इसका बच्चा मतलब है तो यहाँ पे इशू का इशूज नहीं होगा, इशू ही रहेगा, चाहे 10 बच्चे हो चाहे 20 बच्चे हो। वेयर अबाउट्स पता ठिकाना, भाई वेयर अबाउट्स ही रहेगा, वेयर अबाउट कुछ नहीं होगा। वेजेस और मीन्स का फंडा थोड़ा अलग है, वो अभी कराऊंगा। हेडक्वार्टर्स ही वर्ड यूज करेंगे, जर्मन हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में मैंने सुना जर्मनी के हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर नहीं हेडक्वार्टर्स, चाहे एक ही बिल्डिंग है वो, लेकिन हेडक्वार्टर्स। समझ में आया। चलो करो ये सेंटेंसेस, फिर मैं कराता हूँ।
आदित्य, चलो तुमने इस सीरीज का लॉजिक बना लिया, फिर ये डियर पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? डियर के लास्ट में तो ज की साउंड नहीं है, है? सर मैंने 2 बार बैच लगा लिया, तो भी 70-80% क्वेश्चन ही हो रहे हैं। जब भी कोई नया सोर्स उठाओगे बच्चे, 70-80% ही होंगे। एक बार रिवाइज करके लगाओगे तो सारे होने लग जाएंगे। और जब आप देखो, सिंपल सी बात ये है, ग्रामर, हर चैप्टर की वीडियो देखना, नोट्स बनाना, उस चैप्टर के 200 सवाल लगाना, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, वो कैप 4 वो कैप के बैचेस लगाना, प्लस में कोई एक बुक कंप्लीट करना, कोई भी जो आपको स्ट्रेटेजी वाली क्लास में बताई थी। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 4 से 6 महीने रीडिंग करना, डिपेंडिंग ऑन अपॉन योर लेवल, प्लस में आरसी का एक बैच लगाना। जिस दिन आपका ये काम हो जाएगा, इंग्लिश की वजह से पेपर नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। 50 नंबर का प्री है, 45 प्लस, 135 नंबर का मेंस है तो 110 प्लस। जिस दिन आपका ये काम पूरा हो जाएगा, इतने नंबर आने से कोई माइका लाल आपको रोक नहीं सकता। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, आपको दिक्कतें आएंगी। रोज रोज पूछने से स्ट्रेटजी बदलने वाली है नहीं। इसमें से जो पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करिए, सीधी बात है ये। नहीं विजेंद्रा, मार्केट में नहीं आता वो। लालू प्रसाद यादव के 9 बच्चे हैं, फिर भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको फैसिलिटी देने में। बच्चों का मतलब ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे है, तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग का प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, प्लूरल नहीं होगा का मतलब ये नहीं है कि मतलब प्लूरल, मुद्दे की बात बस ऐसे है कि 2 बच्चे हों, 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, वर्ड ऑफ स्प्रिंग ही यूज होगा। हुआ तो हुआ प्लूरल, तभी तो 9 लगाया इसके साथ। अच्छा, अगर एक बात बताओ, ये 9 है तो यहाँ हैज क्यों आ रहा है? अगर ये 9 बच्चे हैं तो हैज क्यों आ रहा है? बताना। अरे सर क्या देख रहे हो, वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार आती है ना, सब्जेक्ट तो लालू प्रसाद यादव, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी वर्ब आती है सर। क्लियर हो गया? आपको जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, प्रोवाइड जो वर्ब होती है ना, प्रोवाइड समबडी विद समथिंग होता है। प्रोवाइड समबडी, जैसे मैं कहूं ही फेसेस नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इन, इन भी मिसिंग है, इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू देम, या तो ऐसा लिख लो, या फिर इन इन प्रोवाइडिंग देम विद फैसिलिटीज। अभी आपको ये विद मुझे पता अजीब लग रहा होगा, लेकिन टेंशन ना लो, प्रीपोजिशन चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए अगर आप लिखना चाहते हो तो इस सेंटेंस को आसान करके लिख लो, ही फेसेस नो प्रॉब्लम इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू देम। वो इजी स्ट्रक्चर है, वो आपको पढ़ने सुनने में भी अच्छा लगेगा, वैसे लिख लो। लो मैं भी वैसे लिख देता हूँ, क्यों कंफ्यूज किया बिना मतलब आपको, है ना? वो जब समय आएगा तब पढ़ लेंगे। इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू देम, ऐसे लिख लेना। ठीक है, सिर्फ 2 ही मछलियां बची हैं तालाब में, बाकी सब मर गई। नंबर की बात हो रही है तो 2 हो, 10 हो, 100 हो, फिश ही आएगा। ओसामा के वेयर अबाउट्स का पता ठिकाना लगा, ओसामा के पते ठिकाने का पता लगाया गया अमेरिका के द्वारा। वर्ड वेयर अबाउट से यूज होगा, वेयर अबाउट कुछ नहीं होगा। अगर एक वेयर अबाउट की बात करोगे तो वॉज आएगा, उसके पते ठिकानों का पता लगाया गया तो वर आएगा। ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। जनरली वर प्लूरली यूज होती है वेयर अबाउट्स के साथ। उसकी सैलरी पर्याप्त नहीं है, उसकी सैलरी पर्याप्त नहीं है 9 मुद्दों की पढ़ाई के लिए कि 9 बच्चों की पढ़ाई के लिए? 9 बंदों की पढ़ाई, 9 बच्चों की पढ़ाई के लिए कि 9 मुद्दों की? हाँ जी, तो पता चल रहा है ना, यहाँ इशू का मतलब मुद्दे नहीं बच्चे, तो इशू आएगा। अभी एक बच्चा जो कह रहा है ओइंग टू से पहले लिंकिंग वर्ब आ रही है, फिर ओइंग टू कैसे, आपने बताया था लिंकिंग वर्ब के साथ तो ड्यू टू आता है। भाई जब इतना रटने पे ध्यान दिया, थोड़ा समझने पे भी ध्यान दे लेता। तुझे नहीं लगता कि एज कंजंक्शन के बाद अगला क्लॉज शुरू हो गया, यहाँ पे डाई कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है? है? जब इतना रटने में टाइम लगाते हो, थोड़ा मोटा दिमाग भी चला ले करो। ओइंग टू क्योंकि टाइप का मीनिंग देने के लिए बनाते हैं, जैसे ओइंग टू दिस, इसकी वजह से, जो मर गई किसी कारण की वजह से। ओइंग टू पूरा का पूरा प्रीपोजिशन होता है। डिजीज इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, अननोन एडजेक्टिव बनेगा। आ जाओ, अब ये वेज और उसका भी फंडा समझ लेते हैं। अभी ये ऊपर वाला क्या है ये भी पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ इसके लिए।
अभी के लिए जो किताबों में लिखा होता है, किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि वर्ड वेजेस ही होगा, शब्द हमेशा वेजेस यूज होगा, वेज कुछ नहीं होता, ऐसे लिखा मिलेगा वेज कुछ नहीं होता, शब्द हमेशा वेजेस ही यूज होगा। अब उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, वो डिपेंड करता है कि मीनिंग क्या है इसका। अगर वेजेस का मीनिंग निकल रहा हो इनकम सैलरी, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अगर वेजेस का मतलब हो रहा हो किसी चीज का परिणाम, आउटकम, रिजल्ट, तो सिंगुलर एक परिणाम है तो वर्ब सिंगुलर, ज्यादा परिणाम है तो वर्ब प्लूरल। ऐसा करना एक बार ट्राई जरा, देखना इन दोनों को। उसकी वेजेस लो हैं, उसकी वेजेस लो हैं, फिर भी वो लेविशली स्पेंड करता है। उसकी जो सैलरी है, मतलब उसकी जो इनकम है लो है, फिर भी मतलब भयंकर तरीके से पैसे उड़ाता है। जब वेजेस का मतलब होगा इनकम सैलरी, तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अच्छा, दूसरे में ये एक प्रोवर्ब है, पाप का अंत मौत होता है, पाप का परिणाम मौत होता है। तो यहाँ पे एक ही परिणाम की बात हो रही है, तो इसको इस बार सिंगुलर की तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो ये वाला नो एरर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं मीन्स की बात करूं, ये ऊपर क्या लिखा हो पढ़ाऊंगा अभी, किताबों में लिखा होगा कि मीन्स ही होता, मीन कुछ नहीं होता, मीन्स ही होता है। तो मीन्स के साथ वर्ब कैसी आएगी, अगर मीन्स का मतलब हो इनकम, रिसोर्सेज, संसाधन, तो वर्ब आएगी प्लूरल। अगर मीन्स का मतलब हो किसी काम को करने का तरीका, चैनल, माध्यम, अ वे टू डू समथिंग, तो उस केस में डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग, कि अगर एक तरीका है तो वर्ब सिंगुलर, ज्यादा तरीके हैं तो वर्ब प्लूरल। करो ट्राई अपने आप देखो, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, हिज मीन्स इज नॉट इनफ टू सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली, हिज मीन इज नॉट इनफ टू सपोर्ट सच अ लार्ज फैमिली। उसके जो संसाधन है, उसके जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है इतनी बड़ी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा इसका, मतलब इनकम, रिसोर्सेज, संसाधन, तो इस बार वर्ब आएगी प्लूरल, आ रहा है। अच्छा, कम्युनिकेशन के साधन जैसे कि टीवी, रेडियो एक्सेट्रा आज हमारी जिंदगी की बेसिक नेसेसिटी बन चुके हैं। तो कितने संसाधन है कम्युनिकेशन के, एग्जाम्पल भी दिया हुआ देखो कि टीवी, रेडियो एक्सेट्रा लगा रखा है, तो इस बार इसको प्लूरल की तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये तो ही वो बात जो किताबों में दी होती है। अब होगा क्या, बच्चा बोलेगा सर मीन्स होगा हमेशा, ऐसा कैसे, हमने तो मीन भी लिखा देखा है, हमने तो मीन भी लिखा देखा है। हाँ बच्चे, बिल्कुल लिखा देखा है तुमने। मीन हो सकता है जहां तुमने लिखा देखा है वो एडजेक्टिव हो, शी इज अ मीन गर्ल, वो मतलबी लड़की है, ही इज अ मीन बॉय, वो मतलबी लड़का है, ही इज अ मीन पर्सन, वो एक मतलबी पर्सन है। ऐसा भी हो सकता है जो तूने लिखा देखा वो मीन वर्ब हो, है ना। दे मीन टू से दैट यू आर अ फूल, उनका कहने का तरीका ऐसा है कि तुम बेवकूफ हो। ठीक। अच्छा अमित बच्चे, एक काम करना, ये वीडियो ना आधे घंटे बाद जब क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी, वहाँ पे ऑप्शन आता है स्पीड बढ़ाने का, 1.5x 2x ऐसे आता है, वहां से बढ़ा के 2x पे देख लेना बच्चे। अभी आप एक काम करो, क्लास बंद कर दो, कुछ और पढ़ लो। हाँ जी, हो सकता है कि मीन नाउन ही हो सकता है मीन नाउन ही हो, लेकिन उसका मीनिंग बदल रखा हो। 2 और 12 का मीन कितना होता है, 7 होता है। कुछ मेरी बात आई समझ में, थोड़ा सा ध्यान देना, ये बातें आपको बुक में लिखी नहीं मिलेंगी, ये वाली बुक में सिर्फ ये लिखा मिलेगा कि मीन्स होता है? मीन्स का मतलब जब ये हो तो वर्ब ऐसी आएगी, ये हो तो ऐसी आएगी। तुमने देखा कि वहां पे लिखा हुआ है कि ये ऐसे नाउन है, इनका सिंगुलर प्लूरल में स्पेलिंग सेम रहती है, यानी मीन कुछ नहीं होगा, मीन्स ही होगा। फिर तुम्हारे मन में डाउट आएगा, यार मीन तो लिखा देखा हुआ मैंने कहीं, तो उस डाउट का जवाब ये कि हो सकता है बच्चे कि तुम जो ने जो मीन देखा है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ही अलग है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है। मान लो नाउन भी है तो उसका मीनिंग ही अलग है ना। पढ़ रहे हैं हम नाउन चैप्टर, तुम देख रहे हो कि एडजेक्टिव वर्ब के केस में, मैं बता रहा हूँ मीन के ये मीन्स मैंने क्या बोला कि हमेशा मीन्स ही होगा, मीन नहीं होगा इन दो मीनिंग में। अगर इनकम रिसोर्सेज मीनिंग है या संसाधन मीनिंग है तो मीन्स ही होगा, मीन नहीं होगा, हाँ कि ना।
अब तुम देख रहे हो एवरेज वाले मीनिंग में, तो गड़बड़ है। नेक्स्ट पर आ जाइए। ऐसे अगर मैं बात करूं वेज वेजेस की, तुम और डिक्शनरी खोल के देखोगे तो तुम्हें वहां पे वेज भी लिखा दिख जाएगा। सर आप तो कह रहे थे कि ये जो वर्ड है इसका सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है, यानी वेजेस ही रहेगा, वेज तो लिखा ही, मतलब वेज आपके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, लेकिन डिक्शनरी में तो लिखा हुआ है। वेज का क्या फंडा समझ लो। पहले तो वेज वेजेस के डिफरेंस को समझो। होता क्या, वेजेस होती है आपकी टोटल इनकम। वेजेस होती है आपकी टोटल इनकम। अक्सर टोटल इनकम के लिए सैलरी वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन वेजेस पता कब यूज करते हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूर सुना आपने, जैसे वो मजदूर होते हैं, ठीक है, जो अपना ये मिस्त्री के साथ नहीं काम करते, ईंट पकड़ाना, मसाला बनाना, वो सब। मान लो उनकी दिहाड़ी चल रही है 500 रुपए। जितने दिन वो काम करेगा, जितने दिन वो काम करेगा, मान लो महीने में 15 दिन काम मिला, 20 दिन काम मिला, है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट आता है। मेरी बात आ रही है समझ में। हम बेलदार भी बोलते हैं इनको। अब जैसे मैं मेरी बात कर लेता हूँ, और किसी क्या बात करनी, मैं भी तो दिहाड़ी मजदूरी हूँ। अन अकेडमी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है पर आर के हिसाब का। मुझे एक महीने में अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर 70 घंटे पढ़ाना होता है। 70 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो 70 घंटे पढ़ाऊंगा। मान लो 1 घंटे के अन अकेडमी मुझे 1000 रुपए देता है, ठीक, तो 70 हजार रुपये अमाउंट आ गया। तो जो 70 हजार रुपये है ये हुई मेरी वेजेस, कंप्लीट अमाउंट। ये जो 1000 रुपये पर आर है ना, 1 घंटे के 1000 रुपये, ये कहलाएगा वेज। वो अमाउंट जो पर आर, पर डे, पर वीक का डिसाइड होता है, वो होता है वेज। उसको जब आप वो कितने दिन, कितने हफ्ते, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग है, भी हफ्ते का अमाउंट है, दिन का अमाउंट है, घंटे का अमाउंट है, उससे जब मल्टीप्लाई करते हो जो टोटल अमाउंट आता है वो होता है वेजेस। ठीक है। जनरली लोग पूरी सैलरी की बात कर रहे होते हैं, उसकी सैलरी कम है, ज्यादा है, बढ़ गई, इसलिए आपको वेज वर्ड नजर नहीं आता। वेज वर्ड आपको पता कब नजर आएगा, वेज वर्ड पता कब नजर आएगा आपको, वेज वर्ड आपको नजर आएगा जब होता है ना सरकार ने मिनिमम वेज बढ़ा दी, घटा दी, ऐसे करके। क्योंकि सरकार कितने दिन आप काम करोगे ये नहीं बढ़ा घटा सकती। सरकार जैसे मजदूरों की मिनिमम वेज नहीं होती, कि मनरेगा में काम करने वालों को जैसे पर डे के मान लो 200 मिलते थे, तो 225 कर दिए सरकार ने। अब पता नहीं है ना मजदूरी कितने दिन करने आएंगे लोग, लेकिन सरकार तो वेज ही बढ़ा सकती है। टोटल कितना बनेगा उसको थोड़ी बढ़ा सकती है। पता चले सरकार ने तो वहां पे 200 की जगह 225 कर दिए, तुम 4 दिन छुट्टी मार गए, तो वेजेस तो बराबर रह गई। तो ये वेज वर्ड आपको अक्सर दिखेगा, सरकार ने मजदूरों की मिनिमम वेज बढ़ा दी, घटा दी, वहां आपको वेज वर्ड दिखेगा। अदरवाइज हमेशा वेजेस ही नजर आएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट पर आ जाइए। कंपाउंड नाउन याद है? हाँ जी, कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज का नाम हो, जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज का नाम हो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गोल्ड मेडल, कुछ याद आया? तो मान लो एक वर्ड है रेलवे स्टेशन, ठीक है, मुझे इसका प्लूरल करना है, मुझे इसका प्लूरल करना है, मुझे कहना है 5 रेलवे स्टेशन है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट में 5 रेलवे स्टेशन है। तो कहाँ लगाऊं, एस कहाँ लगाऊं, रेलवेज स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन है, वो एस कहाँ लगाऊं? मेरी बात आ रही है समझ में जो मैंने बात बोली? कि मान लो एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है तो उसमें 2 नाउन होंगे, तो एस कौन से वाले नाउन में लगाऊं? किताबों में आपको लिखा मिलेगा दोनों में से जो इंपॉर्टेंट नाउन हो ना, मेन नाउन हो, उसके अंदर लगा दो। अब ये मेन नाउन का कैसे पता चलता है भाई, मेन नाउन का कैसे पता चलता है? बच्चे फंडा यहाँ पर ये है, फंडा यहाँ पर ये है, अगर आपको याद हो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आपको थोड़ी सी बात मेरी समझ में आएगी। एक बार शायद पहले बताई भी थी, नहीं बताई तो अब सुन लो। अगर मैं कहूँ आई फाउंड क्या एरर है इसमें बताना, इसमें एरर क्या है बताना। चलो मतलब बता दो, एरर नहीं छोड़ो तो मतलब बता दो। मतलब इसका ये कि मुझे एक 100 रुपए का नोट मिला, मुझे एक 100 रुपए का नोट मिला, ये मतलब है। क्या मिला मुझे? नोट मिला। नोट कैसा था? 100 रुपए का नोट था। तो ये 100 रुपीज यहाँ पे नाउन की तरह से काम कर रहा है कि नोट की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है? कि कैसा नोट है? 100 रुपए वाला नोट है, 100 वाला नोट, 200 वाला नोट, 500 वाला नोट, 1000 वाला नोट, ये तो नोट की विशेषता बता रहा है। तो कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की तरह से, एडजेक्टिव वाला फ्रेज की तरह से काम कर रहा है।
और एडजेक्टिव का प्लूरल होता है क्या, ही इज अ गुड बॉय, दे आर गुड बॉयज की गुड्स लिख देंगे वहां पे, गुड्स का मतलब तो समान हो जाएगा। तो एडजेक्टिव का बच्चा प्लूरल नहीं होता, एडजेक्टिव जब किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है तो उसका प्लूरल नहीं कर देंगे, ऐसे वैसे एडजेक्टिव में नहीं लगते कभी। बोलो, कुछ आई बात समझ में? हाँ जी। तो सेम बात यहां पर है। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, मतलब इस वर्ड को देखो, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कौन होता है? साला, जीजा, जेठ, देवर, सब ब्रदर इन लॉ होते हैं। तो जब आपने लिखा ब्रदर इन लॉ, इन प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये आपको नहीं ऐसा लग रहा कि एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर रहा है? बोलो, कौन सा ब्रदर? ब्रदर इन लॉ। ये तो एडजेक्टिवल फ्रेज की तरह से काम कर रहा था, इसमें थोड़ी ऐसा लगेगा, ब्रदर में लगेगा। ऐसे ही कमांडर इन चीफ, कौन सा चीफ? कमांडर इन चीफ, इन प्रीपोजिशन के साथ ये लगा हुआ है तो एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहा है, तो एस किस में लगेगा? कमांडर में। स्टेप डॉटर, सौतेली बेटी, तो इस बार मेन नाउन कौन सा है? डॉटर। ये तो इसकी विशेषता बता रहा है ना, कौन सी डॉटर? स्टेप डॉटर, अच्छी डॉटर, बुरी डॉटर, ये डॉटर, वो पहली डॉटर, दूसरी डॉटर, ये तो डॉटर की विशेषता बता रहा है, डॉटर नाउन की तरह से काम कर रहा है तो डॉटर में एस लगेगा। हाँ जी। जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ये वर्ड तो यार इसकी विशेषता बता रहा है मैनेजर की। जनरल तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, तो जो नाउन है उसी में प्लूरल लगेगा ना। ये एडजेक्टिव है, इन लॉ ब्रदर नाउन है तो इसमें लगा, इन चीफ एडजेक्टिव है, कमांडर नाउन है तो इसमें एस लगा, स्टेप डॉटर में डॉटर नाउन है तो इसमें एस लगा, मैनेजर में, जनरल मैनेजर में मैनेजर नाउन है तो इसमें एस लगा। बुक शेल्फ, किताबों वाली शेल्फ, तो यहाँ पे बुक शेल्फ हो गया, किताबों की शेल्फ, जूतों की शेल्फ, कपड़ों की शेल्फ। ये तो बुक तो इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सी शेल्फ है, क्या रखने काम आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक शेल्फ। एस एच कर लेना, टाइपिंग एरर है। और देखो जरा, जैसे होता है ना चश्मदीद, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां खड़े होकर लोग देखने लग जाते हैं, उनको बोलते हैं लुकर ऑन, लुकर ऑन। अब इसमें इसमें आप ऐसे समझ लो कि मेन नाउन कौन सा, या तो ऐसे समझ लो, लेकिन मुद्दे की बात इतनी है कि लुकर ऑन में और लुकर, ये पासर बाय में कोई दूसरा नाउन है ही नहीं, ये तो टर्म बनी हुई है लुकर ऑन। ऑन कोई नाउन थोड़ी होता है, बाय कोई नाउन थोड़ी होता है, तो एस तो नाउन में ही लग सकता है ना यार, तो किस में लगाओगे? इनमें लगाओगे। ये कंपाउंड नाउन होते नहीं है, ये कंपाउंड नाउन होते नहीं है, लेकिन सारी किताबों में यही लिखवाए जाते हैं, यही पढ़ाए जाते हैं, तो फिर यही लिखने पड़ेंगे भाई, मजबूरी और क्या इलाज है। कायदे से बात बस इतनी है, जब ऑन और बाय नाउन है ही नहीं है तो इसमें एस कैसे लग सकता है? एस तो फिर लुकर और पासर में लगाना पड़ेगा। पासर बाय का मतलब होता है राहगीर, जो निकल रहे होते हैं उस रास्ते से, जैसे होता है ना, वहां से निकलने वालों से पूछताछ करी तो पासर बाय से पूछताछ करी, वहां जो खड़े थे उनसे पूछताछ करी तो लुकर ऑन से पूछताछ करी। कोड ऑफ कंडक्ट, जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो ना, तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट की किताब होती है कि आपको किस केस में क्या करना है ना, इस केस में क्या करना है, इस केस में आपके आचरण के कोड, कौन से कोड, कौन से रूल्स, कोड माने हैं रूल्स, कौन से रूल्स? आपके आचरण के रूल्स। तो ये ऑफ कंडक्ट, ये तो एडजेक्टिवल फ्रेज है, कोड में ऐसा लग गया, है ना। मेड सर्वेंट, कौन सी सर्वेंट? अब चाइल्ड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट, ये सब क्या है? ये इधर वाला तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, सर्वेंट नाउन की तरह से काम कर रहा है, तो सर्वेंट में ऐसा लग गया। कौन सा ऑफिसर? ऑफिसर इंचार्ज, ये तो एडजेक्टिव है, तो ऑफिसर नाउन है तो ऑफिसर में ऐसा लग गया। अब फिर से देख लो, ये जो दो वर्ड है, बैग फुल, माउथ फुल, ये कंपाउंड नाउन होते नहीं है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या कि दो नाउन तो हों उसमें। अब इसमें कौन से दो नाउन है? पूरा एक ही वर्ड है ये, बैग फुल, माउथ फुल, तो इसमें तो ऑब्वियस बात है कि लास्ट में लगेगा। जब ये वर्ड ही एक है तो इसके बीच में थोड़ी एस घुसा दोगे, ये तो वही बात होगी, कंडक्ट था, ये कौन यहाँ एस घुसा दिया, जब ये पूरा वर्ड ही एक है, बैग फुल, माउथ फुल। ये कंपाउंड नाउन होते नहीं है, लेकिन यहाँ लिखे होते हैं किताबों में, इसलिए मैंने लिख दिया। मतलब क्या बैग फुल, माउथ फुल का? सुना होगा तुमने अपनी मम्मियों को कहते हुए, मान लो अभी थोड़ी देर पहले तुमने कुछ कुछ खाया था, अभी 20 ही मिनट हुए हैं, मम्मी कुछ खाने का बना लेते यार। मम्मी एकदम से पलट के कहती है, राक्षस हो क्या, अभी तो बोरा भर के पॉपकॉर्न खाए हैं, 2 मिनट इस मुंह को आराम भी दे लिया करो कभी। सुना होगा कभी ना कभी। तो तो बोरा भर के पॉपकॉर्न खाए हैं, तो बैगफुल्स, माउथफुल्स, ऐसे करके। एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया, एम्प्लॉय मैंने समझने के लिए लिख दिया, लेकिन कहना मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ प्रोफेशन। जैसे मान लो, ये तीन थोड़े खास हैं यार, तीनों को स्टार मार्क कर लेना, इनमें थोड़ी सी विचित्र कहानी है, ये तीनों थोड़े से अलग लिखने हैं लास्ट वाले, मेनली एरर इन्हीं पे आते हैं। देखो, जैसे जैसे मान लो डॉक्टर है, मेल डॉक्टर भी हो सकती है, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, मेल फीमेल तो चलो एडजेक्टिव है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर मैं मैन डॉक्टर लिख दूं, मैन डॉक्टर, मैन लॉयर, मैन टीचर, ऐसे लिख दूं, ठीक,
मेल फीमेल से भी हो सकता है वो काम, लेकिन वो काम मैं नाउन लगा के करना चाहूँ, कंपाउंड नाउन बनाना चाहूँ, तो ध्यान रखिएगा दोनों जगह प्लूरल होगा। ये थोड़े से टेढ़े हैं भाई, याद करने पड़ेंगे ये लास्ट वाले 3। बाकी सबका तो लॉजिक मैंने आपको दे ही दिया कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैन वुमेन के साथ, मैन या वुमेन के साथ उनका प्रोफेशन दिया हो, मैन डॉक्टर का प्लूरल होगा मैन डॉक्टर्स, MEN भी होगा और आगे प्लूरल भी होगा। ऐसी वुमन लॉयर है मान लो, वुमन लॉयर, तो इसका जब प्लूरल करोगे तो विमेन लॉयर्स हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लूरल होगा, यहाँ भी प्लूरल होगा। एम्प्लॉय का मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कोई भी मतलब प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो। अभी अटॉर्नी जनरल का फंडा देख लो, अटॉर्नी जनरल का ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या बात हुई सर, समझना। अटॉर्नी जनरल ना एक पोस्ट का नाम है, अटॉर्नी जनरल एक पोस्ट का नाम है, ठीक है। देखो कुछ देश तो होते हैं ऐसे जिसमें जनरल मेन वर्ड होता है, उनमें पोस्ट का क्रम कैसे चलेगा, अटॉर्नी जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। वो जनरल को फिक्स करेंगे, अटॉर्नी को एडजेक्टिव की तरह से यूज लेंगे। तो ऐसे देश को तो जब अटॉर्नी जनरल का अप्रूवल करना होगा क्या कहेंगे, अटॉर्नी जनरल्स। अब कुछ ऐसे देश होंगे जो अटॉर्नी को फिक्स रखेंगे, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी लेफ्टिनेंट, अटॉर्नी ये, मेरी बात आ रही है समझ में। वो अटॉर्नी को नाउन रखेंगे, इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज लेंगे, तो वो देश इसका प्लूरल करेंगे ऐसे। तो बेसिकली ये तो देश पे बात डिपेंडेंट होगी ना कि कौन से में कौन सा चलाना है। इसमें कोई ग्रामर की बात तो है नहीं, तो ग्रामेटिकली तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन पेपर वेपर में आ जाए, पेपर वेपर में आ जाए तो आप पहला वाला प्रेफर कर लेना। क्लियर हो गया, हाँ जी। चलो इनको करके दिखाओ जरा, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, कर लिया है। सम पेन्स स्टैंड, पेन स्टैंड की पेन स्टैंड्स, हाँ जी। यहाँ पे मैन एम्प्लॉय मत करना यार, मतलब कुछ और लिख लेना यहाँ पे ना। ये एम्प्लॉय से मत बनाओ ये सेंटेंस को, इस सेंटेंस को चेंज कर लो थोड़ा सा ना। ये ऐसा कर लो, हॉस्पिटल कर लो और यहाँ पे डॉक्टर कर लो। दोनों जगह प्लूरल करना पड़ेगा, ठीक है। MEN मैन भी होगा, डॉक्टर्स भी होगा। ये वैसे नो एरर है, ये वैसे नो एरर है। लेकिन एम्प्लॉय से मेरा कहने का मतलब था कि प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन, मैन डॉक्टर्स, मैन टीचर्स, मैन लॉयर्स, ऐसे करके, ठीक है। जितेंद्रा कौन सा सब्सक्रिप्शन है, कौन सा सब्सक्रिप्शन है। उसने सारे अपने ब्रदर इन लॉज को बुलाया। अब बोलने में सारे ब्रदर इन लॉज बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि नाउन की तरह से काम तो ये करेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव की तरह से काम करेगा, तो इसमें प्लूरल क्यों लगाओगे। लुकर्स ऑन होगा, इसमें प्लूरल क्यों लगाओगे। क्लियर हो गया, चलो जी नेक्स्ट पर आ जाइए। SSC का तो है जितेंद्रा, प्लस सब्सक्रिप्शन है क्या, प्लस सब्सक्रिप्शन है क्या। कितने रुपए में लिया था ये बता दो। जितेंद्रा देखो सुनो, ये ऊपर लिंक है ना, इस पर क्लिक कर लो। मुझे पता क्या दिक्कत आ रही है, तुम प्रोफाइल में जाके चला रहे हो, प्रोफाइल पे जाके क्लिक करते हो तो वापस एडमिशन लेने को बोलता है। ऊपर ये लिंक है, यहाँ पे से लिंक मिल जाएंगे आपको सारे बैचेस के, वहां से चला लो। ये ऊपर जो लिंक है इसमें प्लस बैचेस ऐसे लिखा मिलेगा, प्लस बैच लिंक्स, वहां से चला लो भाई। एक फाइल होगी,
उसमें आपके सारे बैचेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से चला लो। आ जाओ। अब इंग्लिश में ना कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं। जनरली तो क्या होता है इंग्लिश में प्लूरल कैसे होता है, बॉय बॉयज, चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, ऐसे ही होता है जनरली, ऐसे लगा के प्लूरल होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जिनका कुछ विचित्र ढंग से प्लूरल होता है। मेनली ये वर्ड है जो दूसरी भाषाओं से लिए गए, कोई लैटिन से ले लिया, कोई जर्मन से ले लिया, कोई फ्रेंच से उठा लिया, ऐसे वर्ड। फिनोमिनन कोई घटना, एक घटना फिनोमिनन, प्लूरल है तो फिनोमिना, ना कि फिनोमिनन्स। कोई किसी काम को करने की एक शर्त है, क्राइटेरियन। इस पोस्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है, अच्छा ये जितनी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये एक से ज्यादा शर्तें तो क्राइटेरिया। मीडियम माध्यम, किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को करने का तरीका, ठीक। अच्छा प्लूरल करोगे अगर इसका तो मीडिया हो जाएगा। मीडियम्स अमेरिकन इंग्लिश में फॉलो होता है, मीडिया ब्रिटिश इंग्लिश में फॉलो होता है। सर पेपर में आएगा तो मैं क्या करके आऊंगा, ध्यान करो वो ईच अदर वन अनदर वाली बात। अगर सेंटेंस में कोई और एरर है, भले मीडियम्स लिखा हुआ है, तो इसको नादान बच्चा मान के अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ठीक मान के छोड़ देना। लेकिन अगर कोई और एरर नहीं है सेंटेंस में, तो समझ जाना वो तुमसे मीडियम्स कटवा के मीडिया ही करवाएगा। सेम गेम स्टेडिया का है, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडिया भी होता है, स्टेडियम्स भी। ये अमेरिकन इंग्लिश में, ये ब्रिटिश इंग्लिश में। फिर वही जवाब, स्टेडियम्स लिखा हुआ है लेकिन सेंटेंस में कोई और एरर भी है, तो इसको वीक एरर मानकर छोड़ देना। लेकिन अगर कोई और एरर नहीं है तो समझ जाओ स्टेडियम्स काट के स्टेडिया ही करवाएगा। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, कैक्टस का कैक्टी, सिलेबस का सिलेबाई, रेडियस का रेडियाई, तो देखा होगा। टू सर्कल्स विद रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फंगस फंगी, स्टेटम स्टेटा, स्टेटम होती है लेयर, परत, एक से ज्यादा परतें हैं तो स्टेटा। जैसे एक सर्कल होता है ना, सर्कल का होता है सेंटर, एक ऐसी अंडाकार शेप होती है इलिप्स, सुनी इलिप्स, उसके दो फोकस होते हैं, हाँ के ना। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, ऐसे अंडाकार शेप का होता है फोकस। तो एक की बात करोगे तो ये वाला फोकस, लेफ्ट वाला फोकस, राइट वाला फोकस। मुझे कहना दो, तो दो फोकसीज नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दो फोसाई। फोकसीज चलता है अमेरिकन इंग्लिश में, फोसाई चलता है ब्रिटिश इंग्लिश में। सर मुझे पेपर में क्या करना है, जैसे अभी वो उसके लिए बताया, मीडियम के लिए बताया, स्टेडियम के लिए बताया, ये बहुत आता पेपर में। देखो आपसे कोई भी पूछो कहाँ पढ़े हो, तो हर बंदा कहेगा मैं वहां का अलुमनाई हूँ। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, सब कहेंगे अलुमनाई, जबकि सबके लिए अलग अलग वर्ड है, सबके लिए अलग अलग वर्ड है। अगर आप मेल हो, सिंगुलर हो, तो आप बोलोगे अलुमनस। जैसे कोई मेरे से पूछेगा कहाँ से स्कूलिंग हुई है, जी मैं डीएवी स्कूल सिरसा का अलुमनस हूँ, ठीक है। मान लो हम 3-4 दोस्त खड़े हैं, कहाँ पढ़े हो, तो हम सब कहेंगे, मान लो 4 लड़के, हम क्या कहेंगे, हम डीएवी स्कूल सिरसा के अलुमनाई हैं। कोई लड़की होगी सिंगुलर, क्या कहेगी, अलुमना हूँ। लड़कियां होंगी 4-5, क्या कहेंगी, अलुमने हूँ। लड़के लड़कियों दोनों का ग्रुप होगा तो क्या कहेंगे, अलुमनाई हैं जी। समझ में आया। एक्सिस कोई चीज, धुरी जिसके इर्द गिर्द कोई चीज घूमती है ना। एक्सेस, बेसिस, थीसिस, क्राइसिस, ओआसिस, इनका प्लूरल देखो कैसे होता है, एक्सिस नहीं लिखते, बस आई को देखो ई में चेंज कर रहे हैं। ओआसिस रेगिस्तान की वो जगह होती है जहाँ पे पानी मिलता है, पूरा रेगिस्तान है, बीच में थोड़े से एरिया में पानी मिल रहा है, उसको बोलते हैं ओआसिस। चलो करो जरा इसको। हर तरफ वहाँ कैक्टस थे, एक कैक्टस तो पूरे हर जगह होगा नहीं, ज्यादा होंगे इसका मतलब, तो कैक्टी लिखना पड़ेगा। और आपको पता देयर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब आती है रियल सब्जेक्ट के अनुसार, तो वर्ब भी करना पड़ेगा। दो फोकसेस तो लिख नहीं पाओगे, दो फोसाई लिखना पड़ेगा। मेरा जो भाई है वो आईआईटी दिल्ली का क्या है, अलुमनाई है कि अलुमनस है। एक ही बंदा है तो यार अलुमनाई कैसे हो सकता है, अलुमनस करना पड़ेगा। अगर एक ही बंदा है तो अलुमनाई कैसे हो सकता है, अलुमनाई तो प्लूरल के लिए लगता है, क्या लिखेगा वो, अलुमनस है। चलो जी, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखो यार, मुझे पता है बोरिंग है ये चैप्टर, आई नो दैट, लेकिन इलाज नहीं है ना, जितना जल्दी हो सके रगड़ के इसके छुटकारा मिलते हैं ना, फिर बाकी इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। कोई इलाज नहीं है, कभी ना कभी तो देखो करना ही है, कब तक इसको टालेंगे, है ना? तो कोशिश करेंगे कि आज अपन इसको निपटा के ही जाएं। विशाल बच्चे, छोटी क्लासों की बच्चों वाली हरकतें मत करो। लेक्चर खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो 2 मिनट पीछे करके दोबारा देख लेगा, काम हो जाएगा, है ना? बता दो प्लीज, बता दो, कोई तो बता दो। क्यों कर रहा है ऐसे? दूसरी क्लास का बच्चा तो है, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी, बता ये हरकतें शोभा देती हैं? चलो, एक ही एरर देखो। इस सेंटेंस को अगर मैं तोड़ूं, गुस्साए लोगों की भीड़ ने पूरे शहर को वेंडलाइज कर दिया, तहस नहस कर दिया, जैसे आग लगा दी, कहीं लूटपाट मचा दी, ऐसे, है ना? तो ग्रुप क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। पीपल इसका ऑब्जेक्ट है। एंग्री एडजेक्टिव है। वेंडलाइज्ड वर्ब है। टाउन इसका ऑब्जेक्ट है और होल एडजेक्टिव है। यही बात है ना? यही बात है। ग्रामेटिकली ठीक लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल ही लिखना था, तो ऐसे तो तुम हमेशा करोगे ग्रुप ऑफ इंडियन प्लेयर्स। तुम्हें नहीं लगता उसकी जगह सीधा लिख दो इंडियन टीम? ऐसे ही अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, ये पूरा लिखने की बजाय अगर मैं अ मॉब लिख दूं, अगर मैं अ मॉब लिख दूं, तो ये सेंटेंस छोटा हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, हाँ कि ना? बोलो। ऐसी अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स की जगह पे अ गैंग ना लिख लें, अ ग्रुप ऑफ जजेस की जगह पे अ जूरी ना लिख दें? समझ में आ रही है मेरी बात? तो कलेक्टिव नाउन जब आपको पता है कि इनके कलेक्शन को ये कहते हैं, तो उस हिसाब से लगा लो। हाँ जी।
क्लियर हो गया? एरर कैसा आया वो समझ में आया? एरर कैसा आएगा वो समझ में आ गया? तो अब कुछ कलेक्टिव नाउन्स को देखते हैं जो अक्सर पेपर में आपको नजर आएंगे। लोगों की भीड़ को क्या एक एक रीडिंग आप कर लो एक बार, तब तक मैं ये काढ़ा पी लेता हूँ, थोड़ा गला भी दुख रहा है। एक रीडिंग आप निकाल दो, फिर मैं करा दूंगा, ठीक है? एक बार तुमने पढ़ लिया, मैंने कराई, 2 बार में याद ही हो जाएगा ये अपने को। खाली मत बैठो भाई, खाली मत बैठिए। चलो जी, आ जाओ। लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्राउड। गुस्से में हो लोग तो मॉब। स्टार्स के ग्रुप को क्लस्टर या कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। वैसे झुंड सा हो तो क्लस्टर, कोई पर्टिकुलर शेप में हो तो कॉन्स्टलेशन। पेड़ों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रूव या क्लम्प। अगर ऐसे ही रैंडम ऐसे गुच्छा सा है तो फिर ग्रूव हो जाएगा। कोई पर्टिकुलर शेप में है तो क्लम्प हो जाएगा। देख लेना, हो सकता है पर्टिकुलर शेप वाला उल्टा हो। मतलब डिफरेंस इनमें यही है, एक तो रैंडम पेड़ उगे हुए हैं कहीं भी कोई भी, एक कोई पर्टिकुलर सेट ऑर्डर में उगे हुए हैं तो फिर अलग वर्ड है। होते दोनों पेड़ों ग्रुप पे, देख लेना कौन सा पर्टिकुलर ऑर्डर वाला कौन सा है ना, एक बार गूगल कर लेना। जो माला होती है, किसी को पहनाते हैं, फूलों के कलेक्शन को एक तो कैसे माला की फॉर्म में लगा सकते हो, वो गार्लैंड हो जाएगा। और एक वो बुके बनवा के लेके जाते हो जो, है ना, 14 फरवरी को पैसे की खराबी जो एक होती है,
जब आदमी स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, थोड़ा गरीब होता है, तो 10-20 के गुलाब से काम चल जाता है, 2 पैसे कमाने लग जाता है, फिर 500-700 का बुके लगता है ना। तो बीज और फ्लाइज के ग्रुप को स्वाम बोलते हैं, कुत्ते के बच्चों के ग्रुप को लेटर बोलते हैं, डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोलते हैं, सुना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिंगर्स के ग्रुप को कॉयर बोलते हैं, होता ना आगे एक बंदा गा रहा है, पीछे ऐसे सब लोग खड़े हैं, तो एक लीड सिंगर होता है, बाकी वो पीछे ला 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 करने वाले, ताल देने वाले, उस टाइप के कॉयर बोलते हैं उसको। कीज के ग्रेप्स के ग्रुप को बंच बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने वाली ये है, जैसे ये जो बंच है, ये ग्रेप्स का भी हो सकता है ना, बंच ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है, बंच ऑफ कीज भी हो सकता है, इवन बनाना का भी गुच्छा होता है, और कोई बेर वेर और इनका भी गुच्छा होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये लिख दूं, जैसे हमारा कोई कुत्ता है घर में, ठीक है, तो मैंने लिख दिया आर डॉग एट अ बंच। क्या सिर्फ इतना लिखने से काम चल जाएगा? बोलो, बताना पड़ेगा। बंच ऑफ कीज खा ली उसने, बंच ऑफ ग्रेप्स खा ली उसने, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा आपको, अकेला बंच लिखने से काम नहीं चलेगा। तो यहां से मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ वर्ड है, जैसे मॉब जो होता है ना, मॉब, मॉब के साथ लिखने की जरूरत नहीं, मॉब ऑफ पीपल, गुस्साए लोगों की भीड़ को मॉब कहते हैं, है ना, गुस्साई बिल्लियों के भीड़ को, गुस्साई मधुमक्खियों के भीड़ को मॉब कहें, ऐसा नहीं है। तो जो एक ही वर्ड के लिए आता है, भी मॉब जो है लोगों की, गुस्साए लोगों की भीड़ के लिए ही आता है, तो उसमें तो सीधा लिखो मॉब। लेकिन जैसे ये कुछ ऐसे वर्ड बना दिए, जैसे बंच है, बंच तो काफियों के लिए आ जाता है, तो फिर पूरा लिखना पड़ता है। जैसे अब क्लाउडर है, ये बिल्लियों के झुंड के लिए आता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्लाउडर ऑफ कैट्स, क्लाउडर से काम चल जाएगा। ठीक। ताश की गड्डी होती है, पैक ऑफ कार्ड्स। भेड़ियों का झुंड होता है, पैक ऑफ वुल्फ। हाउंड्स, बड़े शिकारी कुत्तों का झुंड होता है, पैक ऑफ हाउंड्स। अब क्यों बोलना पड़ रहा है मुझे पैक ऑफ हाउंड्स, पैक ऑफ वुल्फ, पैक ऑफ कार्ड्स क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि पैक वर्ड एक से ज्यादा के लिए यूज हो रहा है। जैसे माता वैष्णो देवी के वहां जाते हैं, लगातार ऐसे श्रद्धालुओं की लाइन होती है ना, तो ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स। एक तो बोगी, काफी सारी बोगियां इकट्ठी जोड़ते हैं, उसको तो ट्रेन कहते हैं, तुम्हें पता ही है। बहुत सारी बोगियां एक लाइन में इंजन के पीछे लगा दी जाए तो वो ट्रेन कहलाती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को भी ट्रेन कहते हैं। बुलेट्स और शॉट्स, मान लो कोई शॉट मार दे लगातार बहुत सारे, तो वॉली ऑफ शॉट्स कहलाएंगे। लगातार गोलियां चला दे तो वॉली ऑफ बुलेट्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहते हैं, सर्वेंट्स के ग्रुप को रेटिन्यू बोलते हैं, ई आता है शायद इसमें, चेक कर लीजिएगा। कानून के ग्रुप को कोड कहते हैं, सेलर्स के ग्रुप को क्रू कहते हैं, भेड़ों के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, मर्चेंट्स या ट्रेवलर्स के ग्रुप को कारवान कहते हैं, माउंटेन हिल के ग्रुप को रेंज कहते हैं, सुना होगा अरावली रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, सुना है। यंग गर्ल्स के ग्रुप को, विमेन के ऑफिसर्स के ग्रुप को बीवी बोलते हैं। स्टेप्स के ग्रुप को, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, हाँ जी, सीढ़ियां ऐसे, तो उसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। सीढ़ियों के ग्रुप को, स्टेप्स के ग्रुप को फ्लाइट बोलते हैं। बर्ड्स हटा लेना यहाँ से ना, बर्ड्स हटा लेना। बर्ड्स का क्या होता है, बर्ड्स अगर जमीन पे बैठे हों तो बर्ड्स का होता है फ्लॉक। जैसे ये भी बतख होती है एक टाइप की, बतख भेड़, ये अगर जमीन पे है तो इनका फ्लॉक कहलाएगा। और अगर हवा में उड़ रही है तो फ्लीट यूज होता है। हवा में उड़ते हुए चाहे पक्षी हो, फ्लाइंग बर्ड्स या एयरक्राफ्ट, प्लेन वगैरह, उनके लिए भी फ्लीट यूज होता है। उड़ते हुए पक्षी या एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं उनके लिए फ्लीट वर्ड यूज होता है। ठीक है। अच्छा, क्रिमिनल्स के, रॉबर्स के ग्रुप को गैंग बोलते हैं। स्टोन्स, मलबा, इनके ढेर को, पत्थरों वगैरह के ढेर को हीप बोलते हैं। शूज, सीजर्स के लिए पेयर यूज होता है, याद है, पेयर ऑफ सीजर्स। कॉन, एरो के ग्रुप के लिए मक्का, और ये जो तीर होते हैं ना, जैसे पीछे तरकश में से निकालते हैं ऐसे, क्वीवर बोलते हैं उसको, जो तरकश होता है ना, क्वीवर, सिलेंड्रिकल सा होता है, उसमें तीर निकालते हैं ऐसे, रामायण महाभारत में देखा होगा जो ऐसे चलाते नहीं थे, इधर से तीर आता था, इधर से तीर आता था, एक का नीला सा होता था, एक का पीला सा होता था, फिर दोनों आपस में से भिड़ते थे, फिर गुड़ 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 ऐसे साउंड आती थी, फिर एक का तीर गायब हो जाता था। तो तीर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉर्नर। तीर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। रिलीजियस ग्रुप को कांग्रीगेशन बोलते हैं। घोड़ों के, स्काउट के, सोल्जर्स के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं। इवेंट के ग्रुप को सीरीज बोलते हैं, सुना होगा सीरीज ऑफ इवेंट्स। जहां पे लोग डिस्कस करते हैं उसको फोरम बोलते हैं। मछलियों के, वेल्स के ग्रुप को स्कूल बोलते हैं। चलो, पहला तो मैंने आपको कराई दिया, दूसरे और तीसरे में सोचो क्या आएगा।
ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे पे के उपलक्ष्य पर उड़ते हुए जहाजों ने बहुत सारे स्टंट दिखाए। अब उड़ते हुए जहाजों के लिए तो फ्लीट यूज होता है ना, तो ग्रुप ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिखो अ फ्लीट। लेकिन दिक्कत ये है कि फ्लीट तो यार और भी चीजों का हो सकता है, फ्लीट तो पक्षियों का भी हो सकता है। अब पता नहीं क्या पता जबरदस्ती पक्षी पाल वाल के उनसे कोई स्टंट दिखवा दिए गए हो, तो लिख दो। वैसे आप फ्लीट भी लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट लिख दोगे ज्यादा ठीक है। फ्लाइंग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उड़ते हुए कोई फ्लीट बोलते हैं, है ना। ज्यादा क्लियर करना तो लिख दो फ्लीट ऑफ एयरक्राफ्ट। एक बिल्लियों का झुंड लड़ रहा था, यहाँ पे सीधा क्लाउडर लिख सकते हो, कैट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लाउडर सिर्फ कैट्स के लिए यूज होता है। मुझे याद है, ये मेरे पेपर में आया था रीजनिंग वाले में, ऑड वन आउट छांटना था, बहुत साल पहले की बात है, मतलब 13-14 की बात है। तो ऑड वन आउट छांटना था, ठीक है। ऑड वन आउट छांटना था, तो उसके अंदर मुझे 2 वर्ड के क्लाउडर का मीनिंग नहीं पता था तब तक, ठीक। तो मैंने पता क्या दिमाग लगाया, जैसे हिंदी में भी होता पेपर, तो हमारे टाइम पे ऑफलाइन पेपर होता था, तो ऑफलाइन में मैंने सोचा पेज पलट के ऐसे देख लूंगा कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है और दिमाग लगा दूंगा। हिंदी में पता क्या लिखा हुआ था, चलो ये जो भाई कह रहा है मेरी आज पहली क्लास है, मुझे पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करो। इस बैच में बेसिक हो चुका है, प्रोनाउन हो चुका है, एडजेक्टिव हो चुका है, वर्ब हो चुका है, नाउन हो चुका है। अब इस बैच को लगाने का कोई पॉइंट नहीं है यहां से, इस बैच को यहां से लगाने का कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करिए, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से शुरू करिए। ये मेरा वादा है कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन पहली क्लास से शुरू करो इसको। नेक्स्ट पर आइए। इसके साथ अपना नाउन एंड नंबर वाला जो पार्ट था ना, नाउन एंड संख्या, वो खत्म होता है। अपन नाउन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नाउन एंड केस। मेनली इसमें जो अपन एरर पढ़ेंगे वो पजेसिव केस से रिलेटेड एरर आते हैं। पजेसिव केस, कि पजेसिव नाउन का जो पजेसिव केस होता है उस पर किस टाइप के सवाल बनते हैं। आओ जरा देखो। अब पहले 2 सेंटेंसेस हैं, उसमें क्या समस्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। समस्या जानने से पहले लो तुम उसका लॉजिक भी जान लो, रूल जानने से पहले। जैसे एक वर्ड है बॉय, इसका प्लूरल कैसे बनता है, बॉयज, ठीक है। मान लो इसका पोजीशन बनाना है, मुझे कहना है लड़के की कार, तो मैंने क्या लिख दिया, बॉयज कार, ऐसे लिख देंगे। अब मुझे कहना है लड़कों की कार, 3-4 लोग भी तो पैसे मिला के कार ले सकते हैं, इसको बताओ कैसे लिखें। ऐसे कर दें, 2 बार ऐसे लिख दें एस, एक तो प्लूरल वाला ऐसे, क्या करें। सुन रखा होगा तुमने कि ये ऐसे नहीं आता, प्लूरल में जब लास्ट में ज की साउंड होती है तो सिर्फ सिंबल यूज करते हैं। क्यों, लॉजिक सुनोगे तो तुम हंसोगे। इसको बोलना बॉय, इसको बोलना बॉयज, इसको बोलना बॉयज कार। अगर ये ज एक बार और लिख दिया तो क्या हो जाएगा, बॉयज। कैसे बोलोगे फिर इसको। तो इसलिए जब लास्ट में ज की साउंड आ रही होती है तो ये सिर्फ सिंबल लगा के छोड़ देते हैं, ताकि पता चल जाए कि कार पे पोजेशन है, एस का यूज नहीं करते। इसके बेस पे सवाल है आपका, सवाल नंबर 6। देखना एक बार पहले सवाल नंबर 6। रमन और उसके दोस्तों की परफॉर्मेंस बड़ी बढ़िया थी। ये जो असली सब्जेक्ट है वो है परफॉर्मेंस। रमन और उसके दोस्त, ये दोनों नाउन है पजेसिव केस के। अब दोनों की परफॉर्मेंस एक ही है, इसलिए एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस लगाया, 2 बार नहीं लगाया। ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 बार अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट अभी आ जाएगा। अभी जो मुद्दे की बात है वो देखो, कि फ्रेंड्स प्लूरल है, ज की साउंड आ चुकी है, तो फिर ये एस नहीं लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल लगा के छोड़ देंगे। ये बात आती है समझ में, अरे बोलो। सेम जैसा सा इसका लॉजिक है कि 2-2 बार ज की साउंड अजीब लगती है बोलने में, सेम लॉजिक आपके पहले 2 सेंटेंस का भी है। रूल ये है कि 2 अपोस्ट्रोफी एस कॉन्टिन्यूस यूज मत किया करो, 2 बार अपोस्ट्रोफी एस नाउन पर कॉन्टिन्यूस यूज मत किया करो, सेंटेंस पढ़ने में अजीब लगता है। कमल्स, वाइव्स, मार्क्स, ऐसा लग रहा पता नहीं है, फ्लो ही खराब कर दिया इसने तो इंग्लिश का। कैसे बोलोगे इसको, कमल्स, वाइव्स, मार्क्स, लग ही नहीं रहा ये एक सेंटेंस है, ऐसा लग रहा पता नहीं कुछ और ही 3-4 सेंटेंस से लिखे हुए हैं अलग अलग। तो 2 अपोस्ट्रोफी एस एक साथ यूज ना करें,
दो अपोस्ट्रोफी एस एक साथ यूज ना करें। दिक्कत तो ये है। अब इसका समाधान क्या है कि ग्रामर भी ठीक हो जाए और मीनिंग भी यही रह जाए, मीनिंग भी गलत ना हो? क्या समाधान करोगे बताओ? थैंक यू हिमांशी जी, थैंक यू। हिमांशी और हिमांशी जैसे और जो बच्चे हैं, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया, ठीक है, कोर्स वोर्स आपने कर लिया, तो अब दोबारा सब्सक्रिप्शन तो लोगे नहीं, है ना? तो एक आप लोगों के लिए मैं ना एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च करवा रहा हूँ। उसमें क्या हो रहा है, प्री के एग्जाम तक जितने प्रैक्टिस बैच आएंगे, जिसमें रोज के 2 सेट लगवाता हूँ ना मैं सुबह 10 से 11:30 में, ऐसे प्री के एग्जाम तक चाहे एक कोर्स आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, वो सारे आपको मिल जाएंगे और कॉस्ट उसकी रहेगी 500। अभी कॉस्ट पे थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, वो अप्रूवल आना है ऊपर से। मैंने जो लिख के भेजी है कि लास्ट फाइनल इससे ऊपर में सेल नहीं होगा, 500 से ऊपर निकालना है तो रहने ही देना, ठीक है? तो हाँ, लाइव बच्चे, लाइव। जो भी जिनका कोर्स खत्म हो चुका है, जो इंटरेस्टेड हो आपके यार दोस्त, उनके लिए मतलब बढ़िया ऑप्शन है ये। एक कंप्लीट रिकॉर्डेड वाला जो अपना बैच पहले चलता था, जिसमें ग्रामर, वोकैब, आरसी सब रिकॉर्डेड है, सीधे 10 बैच हैं, 11, सीधे 11 बैचेज हैं, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? एक ग्रामर का बैच, एक वॉइस नरेशन का बैच, 4 वोकैब के बैच, एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच, एक मिसलीनियस प्रैक्टिस बैच, एक आरसी प्रैक्टिस बैच, एक प्री का प्रैक्टिस बैच, एक मेंस का प्रैक्टिस बैच। टोटल देखो 11 हो गए होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 के 11 बैच सीधे रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। इसकी फीस रहेगी अभी 1500 है, हो सकता है कुछ ऑफर वॉफर आगे आ जाए तो और भी कम हो जाए। 1500 में 1 ईयर वैलिडिटी, बात खत्म। एक तीसरा ऑप्शन है जो जो आप में से काफी लोगों ने लिया, 1699 वाला, कि ग्रामर का बैच लाइव मिल गया, एक आध प्रैक्टिस बैच वगैरह साथ में और लाइव मिल गया, बाकी सारे बैच रिकॉर्डेड मिल गए, उसकी फीस है 1699। ऐसे है जी ये सिस्टम। चलो, तो इसका क्या इलाज क्या किया, कैसे करें इसको सही? मुझे कहना है कमल की वाइफ के जो मार्क्स हैं, सर प्लस वाले भी कर सकते हैं क्या उस प्रैक्टिस बैच को? हाँ प्लस वालों, तुम्हारे पास तो पूरा साम्राज्य है। सुबह 10 से 11:30 वाला बैच जो है, वही बैच की तो बात कर रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्या उसको? खूब देख सकते हो। सुबह 10 से 11:30 में जो बैच बैच चलता है, उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी बैच में, इनमें से कोई सा बैच हो, चाहे प्रैक्टिस बैच हो, चाहे ये बैच हो, चाहे ये बैच हो, प्लस वाले तुम्हारे अंदर तो ये सब है ही, तुम में से तो निकल निकल के छोटे छोटे टुकड़े बने हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, कमल की वाइफ के मार्क्स जो हैं वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा हैं। मुझे कहना है कमल की वाइफ के मार्क्स। अब ना तो कमल ये वाला अपोस्ट्रोफी एस हटा सकता हूँ, फिर कमल का वाइफ पे पोजीशन नहीं बनेगा, ना ये हटा सकता हूँ फिर वाइफ का मार्क्स पे नहीं बनेगा, और दो इकट्ठे भी नहीं लगा सकता, गलत हो रहे हैं। तो ऐसे कर लेता हूँ ना, एक को अपोस्ट्रोफी एस से रहने देता हूँ, एक को ऑफ से बना लेता हूँ, ऑफ से भी तो बनता पोजीशन। इसकी जगह पे लिख देता हूँ द वाइफ, सॉरी द मार्क्स ऑफ कमल्स वाइफ, सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही, रमन के फ्रेंड की टोन बड़ी रूड और सार्कास्टिक थी, दो अपोस्ट्रोफी एस आएंगे नहीं, तो फिर इसको ऐसे लिख दो ना, द टोन ऑफ रमन्स फ्रेंड। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बात पर आ जाओ। जैसे मान लो दो नाउन है और दोनों का पोजीशन एक ही चीज पर है। कोई मान लो एक ही चीज है, कोई एक ही चीज है, ठीक? सामने गाड़ी है, वो गाड़ी मेरी भी है और मेरे भाई की भी है, ठीक? हमारे को बस की कमानी नहीं दी, पिताजी ने दी, तो दोनों भाइयों में आधी आधी बटी, तो वो गाड़ी अमन की भी है और रमन की भी है। तो फिर क्या लिखें, अमन्स एंड रमन्स कार, कि अमन एंड रमन्स कार? जब दोनों लोगों का एक ही चीज पर पोजीशन है तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाएंगे? इसको थोड़ा समझना, पहले ना इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि इससे ना कई बार कंफ्यूजन होगी। इधर देखो, देखो दो चीजें हैं। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है, एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों की गाड़ियां अलग अलग हैं। जैसे ये लिखूं मैं, अमन्स कार, अमन्स कार एंड रमन्स कार, अमन्स कार एंड रमन्स कार आर पार्क्ड आउटसाइड देयर हाउस। अमन की गाड़ी और रमन की गाड़ी उनके घर के बाहर पार्क है, उनके घर के बाहर पार्क्ड है, ठीक? और दूसरा केस ये हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि अमन और रमन की एक ही गाड़ी है,
अमन और रमन की एक ही गाड़ी है, ठीक। तब कैसे लिखेंगे? अमन एंड रमन्स कार, दोनों की एक ही गाड़ी है, इस बार एक ही गाड़ी है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज पार्क्ड आउटसाइड, ठीक। अब है क्या, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। अब तुम्हें पता कि नाउन को तो रिपीट नहीं करते, नाउन को तो रिपीट करते नहीं। देखो यहां तो दो बार नाउन लिखोगे नहीं क्योंकि दोनों की गाड़ी एक ही है। यहां तो लिखोगे नहीं अमन्स कार रमन्स कार दो बार, यहां तो गाड़ी एक ही है तो एक ही बार लिखी जाएगी। ये दोनों इस पर पोजेशन बना रहे हैं, एक ही बार लिखा क्योंकि दोनों ये दोनों मिलकर दोनों का एक पर पोजेशन है, दोनों का कोई अलग अलग अधिकार नहीं है, दोनों एक यूनिट की तरह से काम करेंगे और फिर पॉजेसिव लगेगा और फिर वो चीज आएगी। लेकिन यहाँ दोनों की गाड़ी अलग अलग है और तुम्हें पता नाउन को तो रिपीट करते नहीं, तो ये वाला जो कार आई अंडरस्टूड हो जाएगा। आप लिखोगे अमन्स एंड रमन्स कार, दो बार अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे इस बार। अगर दो अलग अलग गाड़ियां कहना है तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, उससे पढ़ने सुनने वाले को ये क्लियर हो जाएगा कि दो गाड़ियां हैं, अमन की गाड़ी और रमन की गाड़ी बाहर पार्क्ड है। और यहाँ देखो वर्ब भी प्लूरल आएगी। कुछ मेरी बात आई समझ में? देखो दो केस है, एक बार आप पढ़ना 30 सेकंड आप देख लो दोनों सेंटेंस को, जो मैंने बोला वो सोच लो, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ। बीस 25 मिनट का नाउन चैप्टर बच जाएगा, वो अगली बार कर लेंगे। आज ही ज्यादा धक्का करेंगे, आपके साथ भी धक्का होगा, मेरे भी गले के साथ धक्का होगा। अब लगातार 3-4 दिन क्लास भी लेनी है ना। बस 10 मिनट और पढ़ेंगे फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ जी, आओ देखो समझना। एक चीज तो ये हो सकती है, एक चीज तो ये हो सकती है, बस मैं नाउन को रिपीट होने से बचा रहा हूं, दो बार नाउन ना लिखना पड़े, एक ही बार लिख रहा हूं। जैसे अमन की गाड़ी और रमन की गाड़ी बाहर पार्क्ड है, यानी दो गाड़ियां भी, अमन की गाड़ी भी खड़ी है रमन की गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन दो बार कार ना लिखना चाहता, कार मैंने एक ही बार लिखा। तब तो क्या होगा, अपोस्ट्रोफी दो बार लिखना पड़ेगा ताकि पता चले कि दोनों की गाड़ियां अलग अलग हैं। पहला कार अंडरस्टूड हो जाएगा, आप लिखोगे अमन्स एंड रमन्स कार। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, दूसरा केस कभी आपको ऐसे भी कहना पड़ सकता है कि अमन और रमन की गाड़ी, दो भाइयों की एक गाड़ी भी हो सकती है, हाँ कि ना। गाड़ी नहीं हो सकती तो घर तो हो सकते हैं। और आपको देखो और समझने में आसान कर देता हूँ, और समझने में आसान कर देता हूँ। देखो गाड़ी में शायद आपको फिर भी थोड़ा मोटा कंफ्यूजन हो रहा, मान लो अमन और रमन, अमन और रमन के जो घर है, अमन्स हाउस एंड रमन्स हाउस, अमन्स हाउस एंड रमन्स हाउस, घर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अमन का घर और रमन का घर आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द रोड, आर एडजेसेंट टू ईच अदर, कुछ भी लिख दो, आर एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के अगल बगल में, एडजेसेंट टू ईच अदर, कि अमन का घर और रमन का घर एक दूसरे के बगल में है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, एक दूसरे के बगल में तो एक तो है नहीं, दो घर है। तो यहाँ पे बस हाउस नाउन को मैंने अंडरस्टूड कराया। और ऐसा हो सकता है कि अमन और रमन का एक ही घर हो, बिल्कुल हो सकता है, अरे हाँ कि ना। अब पिताजी ने बना के दिया था घर, दोनों के बस की खुद का घर खरीदने की, दोनों उसी में रह रहे हैं, दिन रात लड़ते हैं। तो अमन और रमन का जो घर है, अमन और रमन का जो घर है वो फलानी कॉलोनी में मान लो, ठीक है, इज लोकेटेड इन, कोई भी त्रिवेणी कॉलोनी, कुछ भी लिख दूं मैं, त्रिवेणी नगर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने हाउस लिखा है और एक ही बार अपोस्ट्रोफी लगाया, दो बार नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट बनेंगे, दो अलग अलग नहीं है, दोनों के घर अलग अलग नहीं, ये एक यूनिट है, दोनों का ये घर है। और वहां पे क्या है, अमन का घर और अमन का घर। तो अगर आपको अभी तो ये समझाने के लिए किया मैंने, यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं है कि एक घर है क्या अलग अलग, यहाँ तो आपको मैंने दो अलग अलग सेंटेंस दिए। अब आपको देखना, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा लगे कि यार ये तो दोनों के अलग अलग है, तो दो बार अपोस्ट्रोफी लगाओगे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि एक ही है, अगर आपको लगे कि एक ही है, तो
फिर एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे लास्ट में। समझ में आया? और अच्छा समझ में आएगा सेंटेंसेस के थ्रू। एक काम करो, ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ो, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। थ्री फोर फाइव को करो, मैं कराता हूं फिर। हाँ भाई, क्लियर हो गया? अब तुम्हें पता है कि जो पार्टनरशिप की बात हो रही है, पार्टनरशिप तो दो लोगों की एक ही होती है ना यार। सचिन और सहवाग की जो पार्टनरशिप है आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब सचिन और सहवाग, ऐसा तो हो नहीं सकता मान लो एक 300 रन की साझेदारी हुई, सहवाग ने उसमें से मान लो 170 रन मारे थे और सचिन ने 130 रन मारे थे, तो ऐसा थोड़ी कह सकता सहवाग मेरे 40 रन ज्यादा थे भैया मेरी हुई। साझेदारी तो हमेशा दो लोगों की होगी ना। ये वही साझेदारी सचिन की भी है और वही साझेदारी सहवाग की भी है, तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हो? पढ़ते ही पता चल रहा है, पार्टनरशिप वर्ड से ही पता चल रहा है। हाँ कि ना? इसको देखो, मैं जॉन और मैरी के घर गया था लेकिन कपल वहां था नहीं। कपल वर्ड से पता चल रहा है ना? कपल वर्ड से पता चल रहा है कि दोनों का एक ही घर है, यही कहना चाहता है। तो यहाँ पे दो बार अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा रहे हो? एक ही बार लगाओ। यहाँ पे देखो, होम्स मत लिखो, होम लिखो। जॉन का घर और मैरी का घर, जॉन्स होम एंड मैरीज होम आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड। जॉन का घर और मैरी का घर रोड के अपोजिट साइड्स पर हैं। रोड के अपोजिट साइड पर है तो इसका मतलब दो घर हैं, तो दोनों के अलग अलग घर हैं, तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस आएगा। नो एरर। समझ में आया? अब देखो, किसी किताब का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। अब ये समझाना ना एक्चुअली लिख के पॉसिबल नहीं है कि क्या कहना चाहते हो, तो इसलिए पता क्या लिखा होता है किताबों में? यदि दो नाउन के बीच में घनिष्ठ संबंध हो, यदि दो नाउन के बीच में घनिष्ठ संबंध हो या खून का रिश्ता हो, तो एक ही बार अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। मजाक में नहीं कह रहा, सही में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, मिरर ऑफ कॉमन एयर्स के अंदर लिखा हुआ है ये, नाउन की थ्योरी में। अब सचिन सहवाग के अंदर कौन से खून के रिश्ते हैं भाई? तुम कहोगे सर घनिष्ठ संबंध है ना, है? तो ऐसे फर्जी रूल पढ़ने के बजाय सीधा जान लो ना यार, इतनी सी बात है। अगर दोनों का पोजीशन एक ही चीज पर है तो एक बार अपोस्ट्रोफी एस आएगा। अगर दोनों के पोजीशन अलग अलग चीज पर है, बस कॉमन करने के लिए एक बार लिखा है, तो दो बार अपोस्ट्रोफी एस आएगा। इतनी बात है। क्लियर हो गया? हाँ जी, चलो नेक्स्ट पर आओ। चलो स्लाइड भी खत्म हो गई। 3-4 मिनट आप लोगों से लास्ट बात कर लेता हूँ। कुछ बातें शायद अब आपको मेरी बोली हुई याद आ रही होंगी। जब आप नए नए आए थे ना, 4 क्लास ली थी मैंने, तब आप बोलने लगते थे सर प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया क्या, प्रैक्टिस शुरू कर दूं क्या? सर प्रोनाउन चैप्टर खत्म हो गया क्या, प्रैक्टिस शुरू कर दूं क्या? बड़ा जोश था, है ना? अब ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से, माँ कसम लगे कि झूठ बोला तो सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। आज की क्लास से पिछली 3 क्लास को छोड़कर, मतलब 2 क्लास छोड़कर, चलो वर्ब की दोनों क्लास छोड़ देता हूँ, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, नाउन भी छोड़ देता हूँ, नाउन की मैंने कहा था ना बाद में चाहे नोट्स बना, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों चैप्टर के नोट्स किसके पूरे, प्रैक्टिस भी नहीं पूछ रहा मैं, सिर्फ नोट्स पूछ रहा हूँ। माँ कसम लगे कि झूठ बोला तो सारी जिंदगी सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना। जिनके पूरे हैं वो ए दबाएं, नहीं पूरे हैं तो बी दबाएं। हाँ भाई, अभी मैंने सिर्फ नोट्स का पूछा है तो ये पोल आया 67%। उसके बाद वर्ब चैप्टर की 2 क्लास हो चुकी हैं, 3 बल्कि शायद, वर्ब चैप्टर की 2-3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कहीं मैं प्रैक्टिस का पूछ लूंगा तो क्या हाल होंगे सोचो। ये बीच बीच में मैं आपको आपके किए हुए वो वादे याद दिलाता रहता हूँ। एक बार फिर बता रहा हूँ बच्चे, एक बार फिर बता रहा हूँ, वीडियो देखना, नोट्स बनाना और चैप्टर खत्म होते ही कम से कम, थैंक यू आर्या जी, थैंक यू, कम से कम 50 सवाल लगाना।
अगर आप इतना भी साथ में मेंटेन नहीं कर पाओगे बच्चे, तो फिर आप क्या करोगे, आप वही कुछ चक्कर में फंस जाओगे। बैच खत्म हुआ, याद कुछ रहेगा नहीं, क्यों, प्रैक्टिस नहीं करी या फिर नोट्स नहीं बनाए। फिर कहोगे यार क्वेश्चन तो हो नहीं रहे, शायद टीचर अच्छा नहीं है, फिर दूसरी मैडम के पास, मैडम वाले सर के पास, सर वाले मैडम के पास, बच्चे ऐसे कूदते रहते हैं साल दर साल, अपना टाइम खराब करते रहते हैं बैठ के। कुछ मेरी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाहता हूँ? वो वाले बच्चे मत बनना बच्चे, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? सारी जिंदगी नहीं है आपके पास कोचिंगों में बिताने के लिए, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। 4 सब्जेक्ट इकट्ठे चलाओगे तो पूरा नहीं कर पाओगे ये काम, 2-2 के पेयर बना के कर लो, ठीक? या अपना टाइम ऐसे मैनेज करो, अपने दिन के घंटे बढ़ा लो, 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो कि 2-3 सब्जेक्ट भी इकट्ठे चला पाओ, 4 भी इकट्ठे चला पाओ। आ रही है बात समझ में? वीडियो देखना, नोट्स बनाना, हर चैप्टर के 50 सवाल लगाना, ये मैंडेटरी है बच्चे, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। सही मायने में तो 200 सवाल करने हैं अपने ऊपर असली कॉन्फिडेंस लाने के लिए, लेकिन 50 तो बेयर मिनिमम है, 50 बेयर मिनिमम है, उससे नीचे कुछ नहीं है। उससे नीचे तो बस प्याज की रेडी है फिर। क्लियर है जी? नाउन चैप्टर का पोर्शन बचा है लगभग लगभग 30-40 मिनट्स का, 30 से 40 मिनट का नाउन चैप्टर बचा हुआ है। अगली जो कोई क्लास होगी उसमें देखेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्लास होगी नहीं तो एक इन्वर्जन वाली क्लास है उसमें लगा लेंगे, इन्वर्जन टाइटल करके एक क्लास है उसमें देख लेंगे। आगे वाली क्लासेस के कुछ टाइटल ना मुझे कुछ सही से नहीं लग रहे यार, कुछ गड़बड़ है, मैंने चेंज कराए थे शायद कुछ पैचेस के ना, मतलब कुछ क्लासेस के छूट गए हैं। अब इससे अगली क्लास आपकी दिखा रहा है डाउट डिस्कशन, जिसमें मॉडल चैप्टर होगा, ठीक है? उससे अगली क्लास दिखा रहा है आपकी इन्वर्जन, उसमें आपका मॉडल का थोड़ा जो पोर्शन बचा हुआ था वो खत्म होगा, इन्वर्जन खत्म होगा और नाउन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये तीनों काम इन्वर्जन वाले दिन हो जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद एडवर्ब आ गया, चलेगा, ठीक है, चल जाएगा, चेंज कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इससे अगली क्लास में अपन मॉडल चैप्टर को निपटाने की कोशिश करेंगे, उसी दिन निपट गया तो ठीक है, नहीं तो हाँ बच्चे कल क्लास है, क्यों नहीं क्लास है, कल तो मंडे है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे को छुट्टी भी हो सकती है और हो सकता है कि थर्सडे को क्लास भी हो। अगर थर्सडे को क्लास नहीं हुई ना तो फिर आपकी 3 दिन की छुट्टी आ जाएगी, मतलब थर्सडे को अगर क्लास हो गई ना तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन छुट्टी दे दूंगा फिर मैं आपको। मैं अभी सोच रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए यार, कोई एक भी छुट्टी ली ही नहीं है, हर संडे सैटरडे भी एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, तो क्यों ना 3 दिन की एक छुट्टी ले लूँ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि थर्सडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी इकट्ठी दे दूं मैं। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, मज़ा आ रहा होगा, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होगा। जब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली शीट लगाते होगे तो लगता होगा कि हाँ यार सवाल तो हो रहे हैं अपने से, ठीक है? मन लगा के पढ़ते रहिए, और फिर बोल रहा हूँ, वीडियो देखना, नोट्स बनाना और हर चैप्टर के 50 सवाल लगाना, ये मैंडेटरी है बच्चे, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता, इससे नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है? अभी मैंने बोला कि कल मॉडल होगा, कंप्यूटर भाई सर कल मॉडल होगा, हाँ बच्चे मॉडल होगा। चलो जी, आज के लिए शुभ रात्रि, मिलते हैं अपनी कल की क्लासेस में।